हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग देखें थंबनेल में, आज हम लोग बिहार बोर्ड फिजिक्स चैप्टर 3 जो विद्युत धारा है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग, जिन लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वो फटाफट सभी का जवाब देते चलेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल रीजन से ही डिस्कस करूँगा और एक एक क्वेश्चन को बताते चलूँगा। तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ और एक तरफ के क्वेश्चन को मैं करते जाता हूँ। टोटल इसमें से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे और सभी का रीजन सहित हम लोग कारण सहित जानने का कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। आपने पढ़ा होगा बाबू विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो गया करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाता है बाबू, अगर आपसे पूछा जाता किसका एसआई मात्रक, विभवांतर का, तो आप ऑप्शन नंबर ए बोल सकते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता प्रतिरोध का तो आप ओम बोलते, ऑप्शन नंबर सी बोलते। अगर आपसे पूछा जाता पावर का तो आप बोलते वाट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सवाल पूछा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है वो ऑप्शन नंबर बी जो है ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, आप ये तो इजी क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। लिखा हुआ है 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर अच्छे सवाल तक हम लोग करेंगे, इसलिए अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखो, एम्पियर जो होता है बाबू वो विद्युत धारा का मात्रक होता है और आई बराबर होता है Q/T। तो हमको 1 एम्पियर, ये एक लाना है वैल्यू, यानी 1 कूलम आवेश को अगर हम 1 सेकेंड तक प्रवाहित, यानी 1 कूलम पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो अब ओम का नियम जो होता है वो केवल चालकों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है बाबू, चालक पदार्थ पर ही लागू होता है। जो ओमीय चालक होते हैं उस पे ओम का नियम लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल चालकों पर। ठीक है, अर्धचालक और कुचालक जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए बी और सी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध मतलब क्या होगा। याद रखना बाबू, धातु तो पहले से ही क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण उसमें क्या होता है कि उसके प्रतिरोध में बढ़ोतरी हो जाती है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टाउ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के टक्कर का जो लगातार क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल वो कम हो जाता है। और आर बराबर होता है ml/n/e² a टाउ। जब इसमें कमी होगा टाउ में तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही अगर सवाल अर्धचालक के लिए पूछा जाएगा ना, किसके लिए पूछा जाएगा, अर्धचालक के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध वहाँ कम हो जाता है, वहाँ चालकता बढ़ता है। चलो अर्धचालक पे अगला सवाल है, प्रतिरोध ताप गुणांक अर्धचालक का क्या होता है। बाबू, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है, याद रखना। ठीक है, अर्धचालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। अर्धचालक में अगर जैसे पूछा जाए, जैसे हो गया सिलिकॉन जिसका संकेत एसआई होता है, जैसे कि हो गया जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कैसे होते हैं, अर्धचालक। ये किस तरह के बंधन बनाते हैं, तो ये जो होते हैं वो सह संयोजी बंधन बनाते हैं। कैसे बंधन बनाते हैं, सह संयोजी। ठीक है, ये सह संयोजी बंधन बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर
जैसे ही अति होगा तो तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके कारण इनका प्रतिरोध जो हो जाता है वो घटना शुरू हो जाता है। तो प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है रो, उसका एसआई मात्रक क्या होगा। बाबू अगर प्रतिरोध पूछता तो ओम बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ओम मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा। बाबू विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है और V स्क्वायर बटे R भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, किलोवाट घंटा KWA जिसको बोलते हैं, जिसको एक यूनिट भी कहा जाता है। बोर्ड ट्रेड यूनिट जो होता है ना BTU, उसने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है। तो KWH किलोवाट, खाली किलोवाट रहता तो पावर होता, लेकिन उसको टाइम से क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो ये हो जाएगा किसका, ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ रहता किलोवाट तो ये किसका होता, ये हो जाता पावर का। पावर मतलब शक्ति का, क्योंकि पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड, और टाइम से अगर सेकंड से ही डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ जूल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बाबू बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। बाबू 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं, तो एक यूनिट बोलो या एक KWH बोलो। अगर 1 किलो वाट में देखा जाए तो 1000 वाट होता है, तो 1000, और 1 घंटा में देखा जाए तो 3600 सेकेंड होते हैं। अगर इन दोनों को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 36 × 10⁵, और इसी को और स्टैंडर्ड में लिखना चाहो तो लिखोगे 3.6 × 10⁶। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है विद्युत हीटर में किस पदार्थ के तार का उपयोग होता है। अब हीटर हो, इस्त्री हो, आयरन करने वाले सभी में होते हैं क्या था, कौन सा तार, नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा नियम भी कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं KCL, ये किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब वो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक नियम तो धारा नियम होता है और एक नियम जो होता है वोल्टेज नियम। एक होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KCL जो होता है वो होता है किस पे, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। और अगर KVL पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए कर देते, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर और ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, ये पता नहीं ऑटोमेटिक क्यों ऑल्टे करेक्ट हो जा रहा है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किरचॉफ का द्वितीय नियम, अभी यही तो बताया, ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे आपने प्रतिरोध को जोड़ा होगा। ठीक है, प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा होगा आपके, इस प्रकार आप देखो, ये P ले लो इसको, या इसको Q ले लो, इसको R ले लो, इसको S ले लो, अड़ोसी पड़ोसी इसको या इसको आपस ले लो, या मतलब P/Q लो बराबर R/S ले लो, या फिर P/R ले लो बराबर Q/S। लेकिन आमने सामने में क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, ये आप व्हीटस्टोन में पढ़े होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। तो इसी टॉपिक से सवाल है बाबू कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो ये उच्च रहे चाहे अल्प रहे, दोनों को मापने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है,
विभव मापी जिसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, उसका उपयोग क्या मापने में किया जाता है बाबू? तो विभव मापी जो होता है वो एक्चुअली किस पे कार्य करता है? शून्य विक्षेप जो होता है उस सिद्धांत के अनुसार से, मतलब ये शून्य विक्षेप पर कार्य करता है कि वो चाहता है कि मतलब विक्षेप जो है वो बिल्कुल ना, यानी डिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल नल हो, कुछ नहीं हो उसके कांटे में। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए कि अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है तो विक्षेप कुछ नहीं होगा। उस समय जो होगा वो सेल का ईएमएफ नापा जाएगा। ठीक है, और जो सेल का एग्जैक्ट वास्तविक और सटीक जो होगा उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, उसका ईएमएफ मापा जाएगा कि वोल्ट मीटर जो कि नहीं नाप पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विभव मापी। अगला, तांबे के एक तार को खींचकर उनकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उनका नया प्रतिरोध क्या होगा? कभी भी ये वर्ड आ जाए खींचकर। ठीक है, तो जब कोई चीज़ खींचा जाएगा, जैसे मान लो इतना मोटा तार था लेकिन खींचने पर तार की मोटाई भी कमेगी, लंबाई बढ़ रही है तो मोटाई क्या होगी? कमेगी। तो दुगना मान के चलो, क्वेश्चन में n गुना लंबा करेगा तो उसका मोटाई जो होगा वो क्या होगा? 1/n गुना क्या होगा? कम भी होगा। तो उस हिसाब से याद रखना R बराबर रो L/A। तो L को जब डबल करोगे तो A क्या होगा? आधा। अगर ये 3 करोगे तो A/3 भी करना, तो ये ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ डबल किया गया था तो दू जो है ऊपर चला जाएगा। जैसे कि अभी हम इसको इरेज करके और फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? R बराबर रो पहले L/A है, लेकिन इस L को डबल किया जाएगा तो A जो है A/2 होगा। A/2 पर जाएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4 गुना। याद रखना डायरेक्ट n गुना खींच कर अगर लिखा हुआ रहेगा तो लंबाई दुगना, तो 1/n गुना ये कम भी रहा होगा तो n का स्क्वायर गुना क्या होगा? प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब दुगना रहेगा तो 4 गुना, 3 गुना रहेगा तो 9 गुना कर देना। ठीक है, लेकिन खींच कर लिखा हुआ रहेगा तो। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो वो चालक के जो अंदर होता है इलेक्ट्रॉन की गति वो कैसी होती है? अपवाहित होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, अनुगमन वेग। आगे अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग जो Vd होता है और विद्युत क्षेत्र E होता है उसमें क्या संबंध होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E τ/m। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें जो E होता है, कैपिटल E जो बड़ा वाला E है वो विद्युत क्षेत्र होता है। वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो ये भी ऊपर में है, ये भी सामने है, तो इसको बोलते हैं समानुपाती। तो Vd समानुपाती क्या होगा? E। क्या इसमें आपको E² नज़र आ रहा है फॉर्मूले में? नहीं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। क्या E नीचे आ रहा है? नहीं, तो ये भी गलत होगा, सी भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किसी धातु के तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है, यानी ये प्रतिरोधकता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, ये रो की बात कर रहा है। ठीक है, तो रो की बात कर रहा है। एक्चुअली R जो होता है उसका हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? mL/ne² A टाउ, तो टाउ आगे कर देते हैं, A पीछे रख देते हैं। तो ये जो m/ne² टाउ है यही क्या है? रो है। ठीक है, तो बोला जा रहा है किस पे निर्भर करता है? तो ये लंबाई या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये ताड़ के पदार्थ की जो प्रकृति है ना उस पे निर्भर करेगा। ठीक है, समझे बात को? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के अंदर m आ गया, मास वगैरह जो भी है उसी के अंदर अपने आप वो आ गया। ठीक है, ne² टाउ। इसमें होता क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर रो का मान जो होता है वो होता है एक्चुअली नॉर्मली अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो टाउ का मान कमता है, तो रो का मान बढ़ता है, तो आर का मान भी बढ़ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है,
आदर्श एमीटर, एमीटर क्या होता है बाबू, जो विद्युत धारा को मापता है उसको क्या कहते हैं, एमीटर। जैसे मान लो एक परिपथ मैं बना दूं, तो ये ए से लिख देंगे एमीटर, ठीक है। ये हमने लगा दिया सेल, ये लगा दिया कुंजी, और ये प्लस और माइनस। तो ये जो है मेन तार में लगा हुआ है एमीटर, ए से जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एमीटर, वो मेन वायर में है। तो हमको एमीटर से क्या करना है, विद्युत धारा नापना है और एग्जैक्ट नापना है। तो बाबू अगर एमीटर का प्रतिरोध बहुत रहेगा तो इससे विद्युत धारा ठीक से जा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के कारण आई का मान आगे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो फिर जो भी चीज़ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और वो आइडियल केस में आदर्श कंडीशन में है, तो यानी इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, तभी तो प्रवाहित परिपथ में विद्युत धारा को नाप पाएगा, तभी तो इससे धारा प्रवाहित हो पाएगी अच्छे से। और वहीं इसका उल्टा होता है वोल्ट मीटर में, आदर्श वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो वोल्ट मीटर जो है बाबू वो नापता है वोल्टेज को। जैसे यहाँ मैंने ऊपर सर्किट पढ़ा ना, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको वोल्टेज नापना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे, तो करंट इधर से भी जाएगा, और अगर इधर से करंट जाने लग गया बाबू, तो फिर इधर का जो है करंट आई का मान कम हो जाएगा, ठीक है। और भी बराबर आई आर से, आई जब कमेगा तो भी नॉर्मली हम एग्जैक्ट बढ़िया से नहीं नाप पाएंगे। उस हिसाब से इस रास्ते से जिधर वोल्ट मीटर लगा उधर से करंट नहीं जाना चाहिए, यानी इसका भी जो प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ताकि इधर से करंट नहीं जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वोल्ट मीटर को हम लोग किस में लगाते हैं बाबू, इसको मेन तार में नहीं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर यही कुछ करंट को खींच लेगा तो फिर सही से विभवांतर माप सकेगा, तो ये करंट को नहीं खींचे, इसलिए इसका प्रतिरोध अनंत कर देंगे ताकि इससे करंट कोई नहीं जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं बाबू। श्रेणी क्रम संयोजन में ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम जो संयोजन है इसमें बोला गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में क्या समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब हुआ ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा दिया गया, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, ये लगा हुआ है। तो इतना याद रखना कि एक रास्ते में जाएगा ना करंट, रास्ता नहीं बदल रहा है, तो आई का मान क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझे बात को। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहेगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। अगर यही मैं यहाँ पे परिपथ और पार लूँ अलग, जैसे कि समांतर क्रम जो अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या सेम रहता है। समांतर क्रम का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये प्रतिरोध लगा हुआ है, अगला प्रतिरोध इसके समांतर पारेंगे, अगला प्रतिरोध इसके समांतर पारेंगे, और इन सभी को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा एक पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट से जोड़ दिया गया, तो क्योंकि सेम पॉइंट से जोड़ा हुआ है, तो जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये सभी में, इसमें चाहे ऊपर में चाहे ये तीनों में विभव क्या होगा, भी का मान क्या होगा, सेम होगा, भी का मान क्या होगा, सेम। और क्योंकि रास्ता बदल गया है, अलग अलग तीन रास्ते तरफ से जा रहा है करंट, तो आई का मान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आई जो है वो क्या हो जाएगा, अलग, करंट अलग होगा और भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो विभवांतर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र क्या है। और वो विद्युत वाहक बल जिसे कहा जाता है EMF, इसका बीमीय सूत्र विभवांतर का जो बीमीय सूत्र होता है ना उसी के बराबर होगा। और विभवांतर का बीमीय सूत्र होता है ML2T-3A-1, ठीक है। याद रखना M L पे 2 देना है और T पे -3 देना है और A पर -1 देना है, यानी 2 यहाँ और -1 और यहाँ -3 याद रखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है।
पीछे वोल्ट देख के कंफ्यूज मत होना और विभवांतर मत टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये जो है गलत हो जाएगा। समझे बात को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको समझो। इलेक्ट्रॉन का मतलब एक समझ जाओ कि आवेश है, तो ये समझ जाओ कि क्या है, कूलम। अब वोल्ट जो होता है वो होता है जूल पर कूलम। तो कूलम से कूलम क्या हो गया, ये ऐसे क्या हो जा रहा है यार, फिर से लिख रहा हूँ इधर। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया क्या चीज़, ये एक आवेश है जिसका मात्रा कूलम होता है, और ये होता है जूल पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो जूल बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसके द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ऊर्जा। तो समझ जाना, अगर पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, तो बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसी को गुना कर दिया गया है जूल से, तो ये वाला चीज़ तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही तो होता है, ठीक है। 25 हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं इधर 26 से आगे क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि विद्युत चालकता, चालकता की बात हो रही है, कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं ना, उसकी बात हो रही है। उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। जो कंडक्टिविटी है उसके मात्रक के बारे में बोला जा रहा है। तो बाबू जो चालकता की बात है, प्रतिरोधकता का उल्टा हो जाएगा क्या चीज़, चालकता। तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, तो इसका जब उल्टा करोगे तो ओम पर पावर -1 और मीटर पर पावर -1 हो जाएगा। यानी हमारा जो बी ऑप्शन है ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, वो करेक्ट आंसर होगा। या फिर ओम का उल्टा होता है महो, तो महो प्रति मीटर। जैसे वहाँ क्या था ओम मीटर, तो उसी को रिवर्स में जब चेंज किया गया तो मीटर तो नीचे चला गया, यानी मीटर पावर -1, और ओम का उल्टा क्या लिख दिया, महो, तो महो प्रति मीटर भी इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए, जो कि बोला जा रहा है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है बाबू जिसको एक बार इस्तेमाल करेंगे, मतलब नॉर्मली रिमोट वगैरह इस सब में हम लोग जो क्या करते हैं, प्राथमिक सेल ही होता है, ड्राई सेल जिसको सूखा सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है सिर्फ इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो उत्क्रमणीय नहीं होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब दोबारा जो है इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब यूज एंड थ्रो वाला बात हो गया, ठीक है। लिखो फेंको जैसे कहते हैं ना कलम, वैसी है, यूज करो और फेंको, ठीक है, ऐसे ये चीज़ें। अब इसमें ज़रा ध्यान देना, प्राथमिक सेल का उदाहरण अगर पूछा जाएगा तो इसमें आप लेक्लैंसे सेल अगर रहेगा, ये भी प्राथमिक सेल का उदाहरण हो गया, या शुष्क सेल सूखा सेल हो गया, या गैल्वेनिक सेल रहेगा तो वो भी हो जाएगा। ये नहीं कि इनमें सभी देख के सभी मार देना, ठीक है। लेक्लैंसे सेल हो गया, या फिर गैल्वेनिक सेल हो गया, या फिर वोल्टेइक सेल हो गया, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। बाकी ये जो सीसा संचायक सेल है, जिसको लेड एसिड बैटरी भी कहते हो, जो घरों में बैटरी वगैरह होता है, वो तो उसको एक बार तो उसको बार बार इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं, चार्ज होते रहता है, इन्वर्टर वगैरह सब लगा के। निकल कैडमियम आजकल बैटरी वगैरह, मैं भी जैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, माइक वगैरह में क्या होता है कि मैं चार्ज करता हूँ फिर उसको यूज करता हूँ, तो वो हो गया। तो आप लेक्लैंसे सेल याद करना, फिर गैल्वेनिक सेल और सरल वोल्टेइक सेल, ये सब जो है ना वो हो जाएगा क्या चीज़, जिसको शुष्क सेल भी कह सकते हैं, वो सब प्राथमिक सेल में। द्वितीयक सेल जो होता है इसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये पुनः आवेशित होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, यानी चार्ज भी कर सकते हैं इसको, और फिर ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, यानी आवेशित होगा। जब ये आवेश को रखेगा तो चार्ज हो रहा होगा, जब इसका यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगा, यानी इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा इसका आंसर। जैसे सीसा संचायक सेल था ना ऊपर, ये सब कौन से में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। या फिर लिथियम आयन बैटरी जो हो गया, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, वो सब हो जाएगा। इसके अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर होता है वो किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो बाबू बैटरी के अंदर प्लेट जब होती हैं तो इसके अंदर
जो होता है उसको कहा जाता है विद्युत अपघट्य, और जो प्लेट है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड जो बोलते हैं ना, एक्चुअली में है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो बाबू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अभी अगर बढ़ाओगे तो उससे भी जो स्मॉल आर होता है आंतरिक प्रतिरोध, उसके मान में परिवर्तन होता है। और अपघट्य की सांद्रता भी अगर बढ़ाओगे तो उससे भी चेंज होगा। और इलेक्ट्रोड किस में डूबा हुआ है, ठीक है, और कितना एरिया, उसका कितना क्षेत्रफल है। कई बार देखते हो पानी वगैरह भी सूख जाता है, उस कारण से भी जो होता है ना उसमें परिवर्तन होता है, जिस कारण ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। उपयुक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आंतरिक प्रतिरोध निर्भर जो करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, लिखा हुआ जब कोई सेल खुले परिपथ में हो तो उसके सिरों का विभवांतर कितना होगा। और वो खुला परिपथ है बाबू कोई सेल का, ठीक है, खुला परिपथ में है, इससे कोई धारा नहीं लिया जा रहा है, तो जिसका जो विभवांतर होगा वो इसके ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और अगर परिपथ बंद है तो फिर जो होगा वो ई माइनस का आई आर जो हो जाएगा। और अगर मतलब परिपथ में जुड़ा हुआ है और इसको हम यूज कर रहे हैं, यानी ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। और अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो फिर हमें टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, यानी ई प्लस का आई आर होगा। ठीक है, तो जब कोई धारा नहीं लिया जाएगा तो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नहीं तो याद रख लेना, जैसे यहाँ फॉर्मूला याद रखना, V बराबर ई होता है और मान लो यूज हो रहा है तो माइनस का आई आर। तो जब धारा जा ही नहीं रहा है तो आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो। आई का वैल्यू जीरो, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वैसे याद रख लेना, मतलब जब धारा नहीं जाएगा तो V बराबर ई होगा, जब इसका यूज कर रहे हैं यानी डिस्चार्ज हो रहा है तो V बराबर ई माइनस आई आर होगा, और जब चार्ज हो रहा है तो V बराबर ई प्लस आई आर होगा, क्योंकि V का मान को और बढ़ाना पड़ेगा तभी तो चार्ज होगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ऊपर वाला मैंने बताया, तो सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेल से धारा ली जा रही है, तो सेल से जब धारा लोगे, जैसे तुमसे काम करवाया जाएगा बाबू, तो तुम्हारा एनर्जी कमेगा ना। तो सेल से धारा जब लिया जाएगा तो V बराबर क्या होगा, ई माइनस आई आर। और जब इसको सेल को धारा दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, तो V बराबर क्या होगा, ई प्लस आई आर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा 32 नंबर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तांबे में लगभग कितना होता है। नहीं याद रहे अगर बाबू तो तांबा का याद रखना, परमाणु संख्या 29, तो 10 के पावर 29 जो ऑप्शन में दिखे उसको सही करना कि 10 के पावर 29 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 10 के पावर 29, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है अति चालक, जिसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। उसकी प्रतिरोधकता पूछी जा रही है बाबू। जब एकदम सुपर कंडक्टर है तो प्रतिरोधकता कुछ होगा। प्रतिरोधकता मतलब क्या हुआ कि आवेश के प्रवाह का विरोध करना, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने में रोकना, उसको रोकेगा बाबू। बताओ, अति चालक है ना, तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अति चालक का जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ों को अगर आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो और नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आपको इस तरह का सॉल्यूशन डिस्कशन करता रहूँगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, समझे बात को। तो ये जो सुपर कंडक्टर वाला होता है ना, वो बहुत लो टेम्परेचर पर ये अपना सारा प्रतिरोध को एकदम त्याग देता है, तो प्रतिरोधकता तो कम होवे करेगा। अब आते हैं विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करनी चाहिए, जिससे क्या हो जाए, विभव मापी की सुग्राहिता जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो सुग्राहिता जो है K इक्वल टू याद रखोगे V बटे जो होगा वो L। ठीक है, V बटे L होगा, जिसको हम लोग नॉर्मली सेंसिटिविटी या विभव प्रवणता के अनुसार से हम लोग लेके चलते हैं, ये
विभव प्रवणता। ठीक है, तो एल का मान अगर बढ़ाओगे तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा, कमेगा। ठीक है ना एल का मान जब बढ़ाओगे, नीचे वाला कोई भी चीज़ बढ़ता है तो ये कमता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता या फिर ई बोल सकते हो, इसका मान जो होगा वो क्या होगा, कमेगा। जब इसका मान कमेगा तो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है सुग्राहिता, तो फिर सुग्राहिता बढ़ेगा, यानी हमको लंबाई बढ़ाएंगे तो सुग्राहिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी इसके ताड़ की लंबाई बढ़ा देनी चाहिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसके ताड़ की लंबाई बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि सुग्राहिता जो होता है, सुग्राहिता जो होता है वो 1/, मतलब विभव प्रवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता आप पढ़े होंगे, डेल्टा V बटे डेल्टा x, या उसी को हम लोग यहाँ पे V बटे L के रूप में लिखे थे। ठीक है, तो वहाँ बढ़ाने पर क्या होता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रवणता कमता है, प्रवणता कमेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगा, या डायरेक्ट बोल सकते हो लंबाई के समानुपाती होगा। अगला, जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होगा। और ये जूल जो है ये मात्रक आ गया है, इसको काटो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, H बराबर क्या होगा, I² RT, यही सही हो जाएगा। देखो H बराबर सूत्र क्या क्या होता है, I² RT या VIT या V² बटे R इंटू टी, V² बटे R इंटू टी, ये तीनों होता है। और अगर T को ख़त्म कर दिए सब में से तो हो जाएगा पावर। ठीक है, तो बाकी सब जगह तो फॉर्मूला गड़बड़ है, ए में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाल नंबर 37, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होगा। बाबू आप अपने उंगली को फैलाना। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे ऐसे करके पार दे रहे हैं, अंगूठा ही हो गया, एक उंगली हो गया, 2 उंगली हो गया, 3 उंगली हो गया, और ये 4 उंगली, ऐसे करके मान लो ये 5 उंगली हो गया। ऐसे हाथ को फैलाना। ठीक है, उंगली में सही से गिना हो तो याद रखना, का में कोई उंगली काउंट नहीं करना, यानी का से मतलब काला, तो ये 0 होगा। ठीक है, अब भू, तो पहला उंगली काउंट करना, ये हो गया भू, तो ये 1 हो गया। उसके बाद ला, दूसरा उंगली पे रख लेना लाल को, तीसरा उंगली पे नारंगी को, तो का भूला। उसके बाद ना, पी, ह, नी, ऐसे करके उंगली पे नंबरिंग करते जाना, 1 2, यहाँ 3 हो जाएगा, अगला 4, उसके बाद 5, ऐसी नंबरिंग करते जाना। ठीक है, तो का भूला 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ऐसे करके याद हो जाएगा। तो लाल रंग का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो सही आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला, तो अभी बोले हैं ना, का भूला ना पी, पीला जो है पी से पीला 4 हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से कार्बन प्रतिरोध कलर कोड हरा बोला है, तो हरा कितना हो जाएगा, 5। देखो का भूला ना पी ह कितना है, 5। तो आप इसको याद रख लोगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। 39 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब अगर आगे देखा जाए, कार्बन प्रतिरोध में सोने का मतलब हो गया सुनहरा रंग, उसकी सहनशीलता जो टॉलरेंस वैल्यू होती है वो कितनी होती है। जो टॉलरेंस वैल्यू होती है सुनहरे रंग के लिए वो होती है ±5%, और अगर चांदी की पूछा जाता तो ±10%, और अगर कोई रंग नहीं रहेगा, हम ध्यान देना, गोल्ड रहेगा यानी सुनहरा रहेगा तो ±5%, और अगर सिल्वर रहेगा तो ±10% बहुआ, और अगर एब्सेंट है, कोई कलर नहीं है, तो कितना परसेंट याद रख लेना, ±20%, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अगला आ जाओ, मीटर सेतु। ये जो मीटर सेतु बाबू ये टॉपिक है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम कुछ समय पहले व्हीटस्टोन वाला बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। समान प्रतिरोध वाला N प्रतिरोधक है,
पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर उसी को समांतर क्रम में। तो समान प्रतिरोध मान लेते हैं, प्रतिरोध कितना है, R है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब R प्लस R कितना बार, N बार। तो डायरेक्ट इसको हम बताते हैं N इंटू R, मतलब R में कितना से गुना कर देना, N से। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध, किसके लिए, ये हो गया श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। और समानांतर क्रम के लिए क्या हो जाता है, 1/R जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/R, फिर करोगे 1/R, तो कितना बार, N बार। तो इसके लिए डायरेक्ट हम बता देते हैं, इसका जो होता है वो क्या होता है, R/N होता है। और इन दोनों का क्या बोला जा रहा है, अनुपात लेने के लिए। तो जब अनुपात मतलब बटा लोगे तो R से R तो स्वाहा हो जाएगा, N ऊपर जाके N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में समानांतर क्रम को पहले लिख दिया जाए और श्रेणी क्रम को बाद में लिख दिया जाए तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल में E1 और E2 की तुलना में विभव मापी से करने पर यदि संतुलन लंबाई क्रमशः L1 व L2 हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा। ज़रा ध्यान देना, इसमें एक कॉमन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो ध्यान देना, E1/E2 बराबर L1/L2, ये याद रखना। मतलब लंबाई के समानुपाती हो रहा है कि नहीं। विद्युत वाहक बल जो है वो लंबाई के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। तो ध्यान रखना इस बात को कि L1 देखो E1, L2 तो यहाँ E2, तो कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं धारा घनत्व की ओर। धारा घनत्व को J से दिखाते हैं और J जो होता है वो I/A होता है। I मतलब विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और A मतलब एरिया यानी मीटर का स्क्वायर, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व होता क्या, प्रति एकांक जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उससे लंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है, ध्यान देना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो लंबवत गुजरने वाली धारा होती है उसी को कहा जाता है धारा घनत्व। अब अगला चलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो होता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया, यानी पोटेंशियल में कमी आते जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे। तो इकाई दूरी चेंज करने में, तो यानी ये डेल्टा V/डेल्टा x के रूप में भी निगेटिव में याद रखते हैं, क्योंकि कमी आ रही होती है उसके लिए। तो ऊपर क्या हो गया, वोल्ट हो गया, और नीचे क्या हो गया, मीटर हो गया। तो वोल्ट प्रति मीटर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा विभव प्रवणता का। अगला जो है 46, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उनकी विद्युत चालकता के बात बोल रही जा रही है। अब अर्धचालक नॉर्मल टेम्परेचर पर तो विद्युत का धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन तापमान जब बढ़ाते हैं बाबू अर्धचालक में तो ये विद्युत का प्रवाह करने लग जाता है, यानी इसकी चालकता जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाती है, कम जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ जो कि 220 वोल्ट का होता है, हालांकि वोल्टेज में कमी और ज़्यादा होते रहता है। तंतु यानी बल्ब का जो फिलामेंट है, आपने इसको याद किया होगा हमेशा बचपन से, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको टंगस्टन का जो टेम्परेचर यानी इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, 3435 के आसपास याद रखना। ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500, ठीक है, इसी के रेंज में। ऑप्शन देख के कर सकते हो। गतिशीलता जिसको मोबिलिटी कहा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो गतिशीलता जो होता है बाबू, जो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र होता है उसमें अपवाह वेग यानी VD/E, इसी को क्या कहा जाता है, म्यू। ठीक है ना, ये होता है गतिशीलता। समझे बात को। और इसी को अगर चेंज करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में करोगे, और अगर इसका करना चाहोगे तो ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर ऊपर गया तो मीटर का स्क्वायर हो गया, और बाकी वोल्ट और सेकेंड नीचे रह जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीटर का स्क्वायर बटे वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन नंबर ए ही तो हमारा दिख रहा है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस बात मतलब किस भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है रो, और रो क्या होता है, m बटे एन ई स्क्वायर टाउ, और r जो होता था वो रो l बटे ए होता था, जहाँ से r बराबर लिख सकते थे ml बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ लिख सकते थे। तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ताड़ का आकार या द्रव्यमान, क्या अगर देखा जाए विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर तो निर्भर करवे करता है बाबू। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति रो तो निर्भर, ताड़ की आकार और द्रव्यमान पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ऐसे आकार इसमें ज्यादा बेटर होता। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 50, जब समांतर क्रम में जुड़े दो सेल, मतलब अगर एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है इसका ईएमएफ E1 है, और एक और सेल ऐसे जुड़ा हुआ है इसका ईएमएफ E2 है। ये दोनों सेल किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है R1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या है R2। ये समांतर क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है इसका समतुल्य ईएमएफ कितना होगा। अब वो याद रखना, जिसका ईएमएफ जो होगा वो होगा E1 R2 बटे, ये E1 R2 है और E2 R1 है, यही होगा हमारा ऑप्शन E1 R2 बटे बोल जा रहा मैं बार बार, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डेरिवेशन आपको करना है बाबू। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपको से इसमें से कितना पहले से आता था, आप कितना सही कर पाए, आपको कितना समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ।